दिन था 25 नवंबर 2024, जब इसी दरमियान रमेश नाम का एक व्यक्ति ग्रेटर नोएडा के झाड़ियों से गुजरते हुए जा रहा था कि तभी उसे किसी चीज़ की बदबू का एहसास होता है। सड़क से लगी उन झाड़ियों के बीच जैसे ही रुक कर झांकता है और दिखता है तो उसे किसी महिला की लाश नजर आती है। थोड़ा वो और करीब जाकर देखता है तो ये पुष्टि हो चुकी होती है कि ये लाश किसी महिला की ही जरूर है, क्योंकि उस लाश ने जिस तरीके से साड़ी पहनी थी उसे देखकर ये लग रहा था कि शायद या तो ये महिला ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है या तो इसके आसपास सटे इलाके की कहीं की रहने वाली है। उसने तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन किया और इसकी सूचना नज़दीकी थाने में दिया और उसने बताया कि ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में इस तरीके से एक लाश पड़ी हुई है। मौके की जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की एक टीम तत्काल उस मौके पर पहुंचती है और उन झाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर निरीक्षण करना शुरू करती है। जैसे ही सामने देखती है तो बात कुछ समझ में आती नहीं है कि आखिर ये लाश किसकी हो सकती है, और जिस फोटो को वो आसपास के इलाकों में सर्कुलर करना शुरू कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से या किसी भी थाने से ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है आखिर किसने और क्यों इस महिला को मारा, और इस महिला का किसी भी थाने में उत्तर प्रदेश के गुमशुदगी तक का रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। उत्तर प्रदेश से सटे कुछ थानों की दिल्ली के भी इलाकों में जब इस महिला की फोटो को सर्कुलेट किया जाता है तो उसमें एक जगह पर इस महिला के गुमशुदगी का रिपोर्ट उसी दिन में दर्ज होता है जिस दिन में इस महिला का लाश मिलता है। तो कौन थी ये महिला और किसने कैसे क्यों इसे मारा, ये पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि इश्क अगर किसी से भी हो जाए तो यकीन मानिए वो इश्क परवान कुछ इस कदर चढ़ता है कि उसके चक्कर में आपका इश्क पूरा हो ना हो, लेकिन अगर आप संभल कर नहीं रहेंगे तो आपका जो जगह होगा वो जेल में जरूर बनेगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों कि तिहाड़ जेल से शुरू हुआ इश्क और उसी तिहाड़ जेल में कत्ल के जुर्म में प्रेमी को जब पहुंचाता है तो क्या दर्द होता है, वो पूरी बात इस कहानी में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 2 साल पहले से। दरअसल दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक औरत जिसका नाम कविता होता है वो अपने पति से मिलने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर लाइन लगाकर जाती है और वहाँ पर वो जाकर अपने पति के सामने बहुत रोती है और उससे वो ये भी कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी निकल कर बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिता सकूं। मैंने तुमसे शादी इसीलिए किया था कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे साथ हर वो अरमानों को पूरा कर सकूं जिसके लिए मैंने तुमसे शादी किया, और तुम शादी करने के बाद इस तरीके से मुझे अकेले छोड़कर जेल में चले आए हो, और मेरा वहाँ पर क्या रो रो कर बुरा हाल होता है, मैं अपने जीवन को बाहर रहकर कैसे गुजारती हूँ इसका तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं। इस पर वो पति कहता है कि देखो मैं भी कोशिश में हूँ, तमाम वकीलों से लेकर सबसे बातचीत चल रहा है, हो सकता है कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर आ जाऊँ। इसी दरमियान बगल में खड़ा एक शख्स जिसका नाम सतीश होता है, उसकी उम्र तकरीबन 31 सालों के आसपास होता है। वो भी अपने एक भाई से मिलने के लिए आया होता है। उसका भाई मर्डर केस में जेल के अंदर बंद रहता है और वो इन कविता की बातों को सुन रहा होता है और वो कविता से की इन बातों से काफ़ी इम्प्रेसिव भी हो रहता है और उसे ये भी लगता है कि आखिरकार इतना बेहतर, और उसे ये भी लगता है कि आखिर ये पत्नी अपने पति के प्रति कितना समर्पित है कि वो उसे कितनी गुजारिश कर रही है कि तुम जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, मेरा उस घर में दम घुट रहा है। अब ये बात सुनते सुनते वो दोनों उस तिहाड़ जेल के समय पूरा होने के बाद, यानी सतीश नाम का व्यक्ति अपने भाई से और ये महिला अपने पति से
मिलने के बाद दोनों बाहर आते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू होता। अक्सर ऐसा हो जाया करता कि जिस दिन कविता अपने पति से मिलने आती उसी दिन वो लड़का यानी सतीश अपने भाई से भी मिलने आया करता। अब ये मिलने का दौर कुछ इस कदर शुरू हो जाता कि कविता और सतीश को एक दूसरे से प्यार हो जाता और प्यार कुछ इस कदर हो जाता कि यकीन मानिए वो भूल चुकी होती है कि वो एक शादीशुदा औरत है जिसे किसी से प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे अपने पति के लिए जीना और मरना है। कविता की शादी हो चुकी है, लेकिन कविता इन हर एक बातों को दरकिनार करते हुए अब सिर्फ और सिर्फ सतीश के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं था कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वो जो सुख भोगना चाहती थी वो सुख उसे उसका पति नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो अब सिर्फ और सिर्फ सतीश के साथ रहने वाली थी। लेकिन ये बात भी इतनी आसान नहीं थी कि वो जैसे चाहेगी वैसे हो जाएगा। इसकी चर्चा उसने अपनी माँ से कर दिया। अब जैसे ही उसकी माँ को ये पता चला कि मेरी बेटी शादीशुदा होते हुए भी किसी और व्यक्ति से शादी करना चाहती है, तो उसकी माँ तो मानो आग बबूला हो गई और वो गुस्से से उसे समझाती है कि तेरा दिमाग खराब है, तेरा पति जेल में बंद है और तू रंगरलियां मना रही है किसी और के साथ। इन सब बातों का वो इस कदर प्रेशर डालती है उसके ऊपर कि न चाहते हुए कविता को धीरे धीरे सतीश से दूरी बनाने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन सतीश भी अपने प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुका था कि वो बार बार कविता के ऊपर प्रेशर बनाया करता कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो। आखिरकार थक हार कर कविता ने सतीश से कहा कि देखो, मेरी माँ नहीं चाहती है कि तुम और मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ जो गलती कर चुकी हूँ अब मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। आखिरकार सतीश ने कहा कि बताओ तुम्हारी माँ मानेंगी कैसे। तो इस पर साफ साफ कविता कोई जवाब देती नहीं है और आखिरकार सतीश और कविता दोनों प्यार तो एक दूसरे से करते थे, लेकिन शादी की उस मुहाने तक पहुंच नहीं पा रहे कि तभी अचानक कविता की जो माँ, जिसका नाम सुमन होता है, उसके पास एक नाबालिग लड़का आता है और कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, आपको एक सोने की चैन दिलानी है। अब जैसे ही ये बात सुनती है तो वो कहती कि कौन हो भाई तुम, क्यों मुझे सोने की चैन दिलाना चाहते हो। तब वो नाबालिग लड़का कहता है कि आप मेरे साथ चल के तो देखिए, ये ऑफर जो उस दिन आपने कूपन खरीदा था उसी का है। आखिरकार वो सोने की चैन के लालच के चक्कर में उस लड़के के साथ चल देती है और जैसे ही वो लड़के के साथ चलती है तो एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी रहती है। वो उसका दरवाज़ा खोलता है और उसे उस गाड़ी में बैठा देता है। अब जैसे ही उसकी माँ उसे देखती और जैसे ही सुमन की नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले लड़के की तरफ पड़ती है तो वो कहती है कि तू यहाँ क्या करने आया है। अभी उसकी माँ की जुबान से ये बात निकलती है कि तभी पीछे वैसा शख्स अपने गले से एक मफलर को निकालता है और उस महिला के गले में लपेट कर की पीछे सीट की तरफ खींच देता है, जिसके कारण उस महिला की मौत हो जाती है। और ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में होता है और ये गाड़ी धीरे धीरे चलते चलते ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ती चली जाती है और ग्रेटर नोएडा के इक्वाटो इलाके में आकर की एक झाड़ी से सटी ये गाड़ी रुक जाती है और उसी जगह पर उस लाश के यानी सुमन के चेहरे को कुछ इस कदर बिगाड़ दिया जाता है और बिगाड़ने के बाद उसे उन्हीं झाड़ियों में फेंक कर ये गाड़ी उस जगह से निकल जाती है। उस समय जिस समय इस गाड़ी से इस लाश को फेंका जाता है यानी सुमन को फेंका जाता है, उस गाड़ी में कुल 3 व्यक्ति सवार होते हैं। लेकिन अब इस पर नज़र जैसे रमेश की पड़ती है, उसने इस पूरे मामले को नज़दीकी थाने में इंफॉर्मेशन दिया। थाने वाले लोग जांच की शुरुआत करते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुराग इस महिला का मिल नहीं पा रहा होता है। उधर कविता अपनी माँ को खोज खोज कर परेशान रहती है कि आखिर उसकी माँ गई तो गई कहाँ, और उसने कुछ बताया भी नहीं और इस कदर गायब हो गई कि उसकी माँ अब उसे मिल नहीं रही होती है। इस दरमियान कविता काफ़ी परेशान हो जाती है और वो थक हार कर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के थाने पर जाती है और अपनी माँ की फोटो सहित
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के वापस घर पर आती है। इधर सतीश और कविता मिलकर उसकी यानी कविता की माँ सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी जगह पर ना कविता को उसकी माँ का कोई अता पता चल पा रहा था और ना ही यही पता चल रहा था कि आखिरकार सुमन गई तो गई कहाँ, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कि तभी अचानक से कविता के साथ घूम रहे लड़के यानी सतीश के पास पुलिस पहुंचती है। वो उसे और उसके एक नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और बार बार कविता के सामने पुलिस वाले यही कह रहे थे कि तुम सच्चाई उगलोगे या फिर हम अपने तरीके से तुमसे पता करें। अब ये बात सोचकर और सुनकर कविता बेहद हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिरकार सतीश को पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही है, जबकि वो इतना नेक काम कर रहा है कि मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है। लेकिन जैसे ही थाने में इन लोगों को बैठाया जाता है तो पूरी कहानी साफ साफ क्लियर होती है और वो कहानी ये होती है कि सतीश अपने प्यार को पाने के लिए अपनी सासू माँ को अपने नाबालिग दोस्त की मदद से उस गाड़ी में लाकर बैठाता है, फिर उनकी हत्या कर उसे झाड़ियों में फेंक देता है। और तो और दोस्तों, सतीश कविता की माँ के बगैर इजाजत के कविता से कोर्ट मैरिज शादी तक कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इस प्यार का कहीं कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि पहला पति कविता का जैसे जेल में बंद था, वैसे ही ये दूसरा पति सतीश को भी पुलिस जांच पड़ताल करके तत्काल प्रभाव से जेल में भेज देती है। और आखिरकार अभी भी कविता अकेले ही घूम रही है और वो जो सुख पाना चाह रही थी उस सुख का कोई हला भला नहीं हुआ। तो बुरे काम का नतीजा हमेशा दोस्तों बुरा ही होता है, चाहे आप जो कर लीजिए। तो ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़ी कहानियाँ अंतराल पर आई, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि तबीयत कुछ खराब थी, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।